तुम मेरे हो भाग 12। आपने सही कहा, अम्मा मेहर की बात काटते हुए बोली तो मेहर बस उनको देखती ही रह गई। वहीं मीनू भी मेहर को देख रही थी, पर वो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर में केक कट हुआ, जिसमें मेहर भी शामिल थी उन बच्चों के साथ। वहीं मीनू की आंखों में पानी था जिस वो बड़ी मुश्किल से थामे हुए थी, और साथ ही सबकी फोटो भी खिंच रही थी। अच्छा, अब हमें चलना है, कल आप सब तैयार रहना, दादी अम्मा से बोली। वही मेहर बस अम्मा से बात करने का मौका चाहती थी। वो मौका उसे तब मिला जब मेहर ने जानबूझकर जूस अपने कपड़ों पर गिरा लिया था। मैं अभी साफ करके आती हूँ, मेहर पास खड़े कबीर को देखकर बोली। वही कबीर मेहर पर नजर गड़ाए हुए था तो उसने हाँ कर दी। अम्मा का रूम। अम्मा, मैं आपको सब सच बताने वाली थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपको कैसे बताऊं। मेहर अम्मा के हाथ पकड़े हुए बोली। असल में मेहर कबीर के बारे में बात कर रही थी कि उसके कहने पर ही उसे ये सब करना पड़ रहा है। वही अम्मा, मेहर को देखकर मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी मेहर के तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया और हमें एक बार भी नहीं बताया। हमें भी उतनी ही खुशी होती, तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, पर तुमने तो हमें पराया ही कर दिया। अम्मा गुस्से से बोली। नहीं अम्मा, आप गलत समझ रही है। जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। मेहर की आंखों में आंसू आ गए थे। अब बताने को रह भी क्या गया है, मेहर सब खत्म कर दिया तुमने। मीनू मेहर की बाह पकड़ते हुए बोली तो वही मेहर उसे देखने लगी। नहीं मीनू, मैंने कुछ नहीं किया, एक बार मेरी बात तो सुनो। मेहर मीनू के हाथ पकड़कर बोली। बस करो मेहर, बहुत हुआ, अब तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। शायद वो बातें भी सही ही थी जो उस समय तुम्हारे लिए उठी थी, और परिवार से बेहतर कौन जान सकता है। मीनू ने मेहर के हाथ झटकते हुए कहा। तो मेहर बस बुत्सी बनी, उसे देखती ही रह गई। मीनू, क्या बोले जा रही हो तुम? अम्मा आगे आकर बोली। सही तो कह रही हूँ मैं, जब से ये यहाँ आई है हमने कभी भी इसे एहसास तक होने नहीं दिया। इसे जो भी हुआ पास्ट में सब भूल गए, पर अब लगता है हम गलत थे। मीनू बोली ही जा रही थी तो वहीं मेहर की नजरें जमीन में गड़ी हुई थी। बस करो अब, अम्मा ने एक थप्पड़ मीनू के गाल पर मारते हुए कहा। लो, आज तो अपने हाथ भी उठा दिया मुझ पर, मीनू अम्मा से बोली। और जे सब इसी की वजह से हुआ ना, मीनू मेहर को देखकर बोली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तुम दोनों खुद को सही करो, मैं नहीं चाहती इन लोगों के सामने कोई तमाशा हो। और मेहर, तुम्हें जो भी सामान लेकर जाना है ले जा सकती हो, अम्मा बोली और दरवाजा खोलने चली गई। बस हम आ ही रहे थे। वो मेहर को कुछ सामान लेना था। अम्मा सामने खड़ी दादी को देखकर बोली। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं बस ये कहने आई थी कि मेहर चाहे तो आज की रात रुक सकती है यहाँ, दादी बोली। तो वही अम्मा मीनू ने एक दूसरे को देखा। नहीं दादी, मुझे जाना है, वो आपकी दवाई का भी समय हो गया है ना, मेहर बोली। ठीक है, जैसा तुम कहो, दादी मेहर से बोली। अच्छा, अब हम चलते हैं, दादी अम्मा और मीनू को देखकर बोली। जी फिर आइएगा, अम्मा दादी के साथ बाहर आते हुए बोली। जी अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, दादी बोली। मेहर अम्मा को देखकर उनके गले से लग गई। मुझे पता है आप झूठ बोल रही है, मुझे दुख नहीं हुआ, पर मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना पहले और ना ही आज। मेहर अम्मा के गले लगे हुए बोली। वही अम्मा भी उसे ही देखती रह गई। मेहर मीनू के गले लगने के लिए आगे बढ़ी तो मीनू ने उसे हाथ दिखाकर वही रोक दिया। चले दादी, मेहर ने दादी से कहा। तो दादी मेहर के साथ आकर गाड़ी में बैठ गई। बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो आप लोग, मैं तो हैरान ही रह गया, कबीर अम्मा से बोला। वही मीनू भी खड़ी थी। जब मैंने सुबह आपको बताया तब तो बड़े यकीन से बोली थी कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मेहर शादी करे और बताए भी ना, कबीर बोल रहा था और साथ ही अम्मा और मीनू के इर्द गिर्द घूम रहा था।
तो फिर इन कुछ घंटों में ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों इतना बदल गई और अपनी बहुत ही संस्कारी बेटी को बेइज्जत करके बाहर का रास्ता दिखा दिया? कबीर मीनू और अम्मा को देखकर बोल रहा था। वहीं मीनू गुस्से से कबीर को देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप एक घटिया इंसान है, और रही बात मेहर को यहाँ रखने की, तो सुबह मिलकर इतना तो जान ही गए कि मेहर कहीं भी चली जाए, आप उसे ढूंढ ही लेगे। मीनू गुस्से से बोली। क्या बात है अम्मा, आपकी अपनी बेटी तो बहुत समझदार है। कबीर मीनू को गुस्से से घूरते हुए अम्मा से बोला। चलता हूँ, कबीर अम्मा को हाथ जोड़कर बोला और वहां से बाहर चला गया। मैंने बहुत बोल दिया, आज उसे वो टूट गई होगी। मीनू रोते हुए अम्मा के गले लगते हुए बोली। मेहर बहुत समझदार है, और अगर हम ये सब नहीं कहते तो वो यहाँ से नहीं जाती। तुमने भी देखा ना आज जो भी हुआ। अम्मा मीनू के आंसू साफ करते हुए बोली। सुबह के कुछ 11 बजे हो गए। अम्मा और मीनू दोनों ही मार्केट में थी। आज के फंक्शन से जुड़े सामान लेने आई थी कि तभी कबीर वही खड़ा मिला। अम्मा ने उसे अच्छे से बात की, पर जब कबीर ने ये कहा कि मेहर ने कबीर से शादी कर ली है, तो दोनों अम्मा और मीनू को कबीर पर बहुत गुस्सा आया। दोनों ने साफ बोल दुनिया इधर कि उधर हो जाए, पर हमारी मेहर उसे पूछे बिना जे सब नहीं कर सकती। तभी कबीर ने बोला था कि अगर उसकी दादी को जरा सी भी भनक लगी ना कि कबीर ने उनसे झूठ बोला है, तो वो कुछ भी कर सकता है, और गुस्से में वहां से चला गया। मम्मी, अभी हमें मेहर से बात करनी होगी। कबीर चौहान, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मीनू अम्मा से बोली। हाँ, तुम सही कह रही हो, अम्मा बोली। दोनों जल्दी से वापस आने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी कि तभी उनके सामने से एक लड़का निकला जो अपने जेब से कार की निकाल रहा था, तो उसका पर्स वहीं गिर गया। रुकिए हैं मिस्टर, आपका पर्स। मीनू वो पर्स उठाकर उस लड़के को आवाज लगाकर बोली। तो उस लड़के ने मीनू को देखा। वही मीनू और अम्मा बस उसे ही देखती रह गई। ओ थैंक यू, इसमें तो मेरे सारे आईडी हैं, वो लड़का मीनू से बोला। तो वही मीनू कुछ नहीं बोली। मेरा पर्स, वो लड़के ने मीनू से कहा, तो मीनू ने वो पर्स उसे दे दिया। शुक्रिया आपका, लड़का पर्स देखते हुए बोला। तो वही मीनू और अम्मा चुपसी उसे ही देख रही थी। आप चाहे तो मैं आपको कहीं छोड़ दूं, वो लड़का बोला। न नहीं, हम चले जाएंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अम्मा बोली। तो वो लड़का वहां से चला गया। मम्मी ये यहाँ, मीनू अम्मा से बोली। तो वही अम्मा उसका हाथ पकड़कर चलते हुए। मैंने कहा था ना कि ये यही है, अम्मा बोली। अगर मेहर ने देख लिया तो? मीनू बोली। अब बस एक ही रास्ता है, मेहर को इस अश्विन नाम के राक्षस से दूर रखने का, बोलते हुए अम्मा ने मीनू को देखा। तो वही मीनू ने ना में सिर हिला दिया। मम्मी, वो रो रही थी। मीनू अम्मा के गले लगे हुए बोली। पर वो वही ठीक है, यहाँ उसे हर पल खतरा रहेगा। और अब उठ और बाकी सबको डोट देख, बाहर सब बच्चियां बैठी होगी, अम्मा ने मीनू से कहा और खुद उठकर चली गई। मुझे माफ करना मेहर, मीनू खुद से ही बोली। मेहर आज भी रात में सोई नहीं, वो बस सोफे पर लेटी करवट ही बदल रही थी। आंसू है कि लगातार बहे जा रहे थे। वही कबीर को भी नींद नहीं थी। उसने मेहर और मीनू की बातें सुन ली थी, जिसमें मीनू ने मेहर को वही बोला जो अक्सर कबीर बोलता था। पर फिर मीनू का रोना और अम्मा का यही कहना कि उनको मेहर पर पूरा यकीन है, ये बातें उसे परेशान कर रही थी। पर करण की तस्वीर आंखों के सामने आते ही उसकी सारी सोच शक्ति बस मेहर के ऊपर आकर ही रुकती। और नतीजन मेहर गलत है, जो भी हुआ सबकी जिम्मेदार मेहर ही है। कबीर बिस्तर से उठा और मेहर की तरफ चल दिया। वहीं मेहर कबीर की आहट पाकर ही आंखें बंद करके लेटी रही। कबीर मेहर को ही देख रहा था और मन में उसे के लिए नफरत और बढ़ती जा रही थी। भाई, आप कहीं जा रहे हैं क्या? विभोर वैभव से बोला। रात को जब वैभव अपना बैग पैक कर रहा था। हाँ, रवि का पता है ना तुझे? उसी ने फोन किया था। वो हम जा रहे हैं, तेरा सामान पैक है, वैभव बोला। पर जा कहाँ रहे हैं भाई? विभोर बोला।
जे तो सरप्राइज है, मुझे भी नहीं पता, वैभव बोला। तभी डोर बेल बजी। इतनी रात को कौन आ सकता है? वैभव समय देखते हुए बोला। तुम जाओ, आराम करो, मैं देखता हूँ। बोलते हुए वैभव दरवाजा खोलने चला गया और विभोर अपने रूम में। वैभव ने दरवाजा खोला तो सामने अश्विन खड़ा मिला। तू यहाँ क्या करने आया है? वैभव गुस्से से बोला। अपने घर ही तो आया हूँ, और कहाँ जाऊँ पता है ना, मैं यही रहता है। आकर फिर भी बेतुके सवाल पूछता है, अश्विन अंदर आते हुए बोला तो विभोर सामने ही दिख गया। अरे मेरा लिटिल चैंप जाग रहा है, अश्विन विभोर से बोला तो विभोर भी अश्विन के गले से लगते हुए, आप तो भूल ही गए हमें, विभोर बोला। किसने कहा कि हम भूल गए हैं? तुम ही तो वैभव के साथ रहना चाहते थे यहाँ, वरना पूरा घर तो तेरा ही है। अश्विन विभोर के बाल बिगड़ते हुए बोला। वही वैभव दोनों को देखकर चुप ही रहा। विभोर आराम करो जाकर, अश्विन को भी आराम करना होगा, वैभव बोला तो विभोर दोनों को गुड नाइट बोलकर चला गया। तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे विभोर से मिलने ही नहीं देता, अश्विन वैभव के सामने खड़े होते हुए बोला। मेरी प्रॉब्लम जानना चाहता है ना? तो सुन, तू है मेरी प्रॉब्लम, बता क्या करेगा अब? वैभव गुस्से से बोला। ठीक है, पर मैं तो विभोर से बात करूंगा और वो मेरे साथ रहेगा। भाई है मेरा वो, तुझे यो करना है कर ले, अश्विन गुस्से से बोला और रूम की तरफ चला गया। वही वैभव गुस्से से सोफे पर आकर बैठ गया। तुम जैसे कि तो परछाई भी ना आने दूं मैं अपने भाई पर, वैभव खुद से ही बोला। काश उस दिन मैं तुम्हारे घर वालों की बातों में नहीं आता। सच क्या है वो पता तो चलता, पर अब कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में, वैभव बोला। पर वो लड़की का भी पता नहीं चला जिसे मैंने बचाने की कोशिश की थी। कौन थी, कहाँ से थी, कुछ भी नहीं जान पाया मैं, वैभव खुद से ही बोला। मन तो कर रहा है इस अश्विन से पूछ लूं जाकर, पर नहीं पूछ सकता। अगर इसे पता चल गया कि उन सब के पीछे मेरा हाथ है तो ये कुछ भी कर सकता है। वैभव अपनी सोच को विराम देते हुए बोला और उठकर दूसरे रूम में चला गया। कौन थी, कहाँ से थी, कुछ भी नहीं जान पाया मैं, वैभव खुद से ही बोला। मन तो कर रहा है इस अश्विन से पूछ लूं जाकर, पर नहीं पूछ सकता। अगर इसे पता चल गया कि उन सब के पीछे मेरा हाथ है तो ये कुछ भी कर सकता है। वैभव अपनी सोच को विराम देते हुए बोला और उठकर दूसरे रूम में चला गया। लेकिन नींद थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज उसके होश हवास पर मेहर नहीं थी, कोई और ही लड़की थी जिसका चेहरा उसने नहीं देखा था। पर उसकी वो चीख तकलीफ उसे सोने भी नहीं देती थी, और अपने परिवार के खिलाफ जाना उसमें वो भी हिम्मत नहीं थी। वैभव कुछ यादों में खो गया। बात कुछ साल पहले की है। बहन की शादी के बाद वो जब वापस आया तो सीधा मेहर के बारे में ही पता करने के लिए निकल गया था। पर वहां जाकर उसे जो पता चला उसके लिए विश्वास करना भारी पड़ रहा था। उसने तो ये सोचा भी नहीं था वो बदहवास सा अपने रूम में आ रहा था। बहन ही तो थी जिससे वो सारी बातें करता था, पर अब वो किसी को कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं रख रहा था। वैसे भी शाम हो चुकी थी। वैभव जैसे ही अपने रूम की ओर जा रहा था तभी उसे अश्विन के रूम से कुछ आवाजें आने लगी। पहले तो वैभव ने उनको अनसुना कर दिया, पर फिर जब आवाज किसी लड़की के चलाने की आई तो वैभव ने फौरन ही दरवाजे को धक्का दे दिया। अंदर तो कोई भी नहीं था, पर बेड पर अश्विन का प्यारा कुत्ता बैठा हुआ था और उसके पंजों में फोन था जिस पर कुछ चल रहा था। वैभव ने आगे बढ़कर फोन उठाया और देखने लगा, जिससे उसकी आंखें फैलती ही जा रही थी। तभी झटके से किसी ने फोन उसके हाथ से छीन लिया था। वैभव ने सामने देखा तो अश्विन वो सब वीडियो को डिलीट कर चुका था। कौन है ये और क्या किया तुमने उसके साथ? वैभव अश्विन को घूरते हुए बोला। देख, ये मेरा मामला है और तू इससे दूर ही रह, अश्विन वैभव से बोला। तुम्हें पता भी है तूने क्या किया है? वो रो रही थी और तू है सबके सामने शर्म नहीं आई तुम्हें? वैभव अश्विन का कॉलर पकड़कर बोला। देख वैभव भाई है,
तू मेरा और तू अच्छे से जानता है कि मेरे मामलों में कोई नहीं बोलता तो तू भी दूर रह। अश्विन बोला, भाई शर्म आती है मुझे खुद को तुम्हारा भाई कहते हुए। वैभव बोला। दोनों के बोलने की आवाज बाहर जा रही थी तो अश्विन और वैभव के पापा दोनों ही ऊपर रूम में आ गए। क्या कर रहे हो तुम दोनों, लड़ क्यों रहे हो? अश्विन के पापा बोले, अपने बेटे से पूछिए क्या किया है इसने उस मासूम सी लड़की के साथ। वैभव बोला तो दोनों बड़े चुप से रह गए। आप लोगों को पहले से ही पता था क्या? वैभव दोनों को देखते हुए बोला, मतलब आप पहले से ही जानते हैं फिर भी चुप है। वैभव अपनी पापा के हाथ पकड़ते हुए बोला, देख वैभव चुप रह वरना हमारे खानदान की इज्जत चली जाएगी। वैभव के पापा बोले। वही वैभव हैरान सा उन्हें ही देख रहा था। और बेटा कुछ ही दिनों में चुनाव भी है और तेरे बड़े पापा उसमें खड़े हैं तो बात बिगड़ जाएगी। वैभव के पापा फिर से बोले, बड़े पापा आप भी? वैभव हैरान सा बोला। वही अश्विन बेफिक्र सा था। फोन दे मुझे, मैं खुद उसे ढूंढूंगा और आप सब के खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगा। वैभव अश्विन के हाथ से फोन लेते हुए बोला। पर दोनों की हाथ पाई हो गई। दोनों बड़े दोनों को अलग करते हैं। और वैभव के पापा ने वैभव को थप्पड़ दे मारा। बहुत हुआ, ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, पापा बोले। वैभव बस सबको डोट देखता ही रह गया। बड़े पापा इस घर की बेटी के साथ ऐसा होता तब भी आप यही कहते? वैभव बोला, मेरी बहन को बीच में मत ला। अश्विन वैभव के कॉलर पकड़ते हुए बोला, वो भी किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी जो तुम सबकी झूठी इज्जत के चलते पता नहीं किस हाल में होगी। आप लोगों से तो उम्मीद ही बेकार है, मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगा। बोलते हुए वैभव गुस्से से जाने लगा तो उसके पापा ने उसे रोकते हुए, जो भी करना है कर लेना, पहले मेरी चिता को अग्नि दे दो, वो बोले। वही अश्विन और वैभव की मां बाहर दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी पर वैभव नहीं रुका तो उसकी मां ने हाथ जोड़कर उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। ठीक है मां, तुम चाहती हो तो मैं कुछ नहीं करूंगा पर अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, वैभव ने कहा और अपने रूम में चला गया। आधी रात को अश्विन घर से बाहर निकला तो वैभव भी उसी के पीछे चल दिया। वो तो बस अश्विन का ही इंतजार कर रहा था। उसे यकीन था कि अश्विन जरूर उसी लड़की को मिलने जाएगा। वैभव अश्विन से दूरी बना के ही चल रहा था और कुछ देर बाद अश्विन एक छोटे से घर के आगे रुका और इधर उधर देखकर उस घर के अंदर चला गया। वैभव भी उसी के पीछे आने लगा पर किसी लड़की के चीखने की आवाज आने लगी। वैभव बस वही एक कोने में बैठ गया और अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो वहां से ही उठकर चला गया। बस अश्विन बहुत हो गया अब। वैभव खुद से ही बोला, वो जानता था कि अगर अश्विन के सामने से कुछ करेगा तो सीधा असर उसके पापा पर ही होगा। कयुग उसके पापा अपने बड़े भाई के आगे किसी की नहीं सुनते थे। वैभव दूर से ही उस घर पर नजर जमाए हुए था। अश्विन के जाते ही वैभव ने उस घर में जाने के लिए टूटी हुई खिड़की का सहारा लिया और अंदर चला गया। पूरा रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। वैभव ने फोन की फ्लैशलाइट से सब तरफ देखा तो उसे एक लड़की खुद में ही सिमटी हुई सी नजर आई जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। मेरे पास मत आना, वो लड़की दबी हुई आवाज में बोल रही थी। रिलैक्स, वैभव उसके पास बैठकर बोला। वो लड़की के हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। जो कपड़े पहने थे उनकी हालत बुरी हो रखी थी और साथ ही शरीर पर चोटों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वैभव ने हाथों की रस्सी खोली। मुझे जाने दो, वो लड़की फिर से बोली। देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, लो पानी पियो। वैभव पानी की बोतल उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए बोला, नहीं मुझे जाना है। लड़की ने पानी लेने से मना कर दिया और मरी हुई आवाज में बोली। एक बार तो वैभव का मन हुआ कि वो उसके बाल एक तरफ करके देखे कौन है, पर उसी समय फोन बजने लगा। ओ नो, तो उसका फोन है। वैभव दूर पड़े फोन को देखकर बोला, चलो हमें जल्दी चलना होगा इससे पहले कि वो आ जाए। वैभव लड़की से बोला तो वही वो लड़की भी
घबराई सी वैभव के साथ जाने के लिए तैयार थी। दोनों उसी खिड़की से बाहर आए तो सड़क की जो लाइट जग रही थी वो भी बंद हो गई थी। उसके साथ ही आसमान में भी बादल गरजने लगे थे। चलो, वैभव ने हाथ आगे करते कहा तो उस लड़की ने कुछ पल सोचा और फिर अपना हाथ वैभव के हाथ में दे दिया। कुछ दूर चलने कर लड़की की हिम्मत जवाब दे गई थी और वो वहीं बैठ गई। मुझसे नहीं चला जाएगा, आप जाओ। वो लड़की वैभव से बोली, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। ऐसा करो, तुम उस पेड़ के नीचे बैठो, मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ। वैभव उस लड़की को बैठाकर खुद गाड़ी लेने चला गया, जो पहले से ही उसने अपने दोस्त को फोन करके लाने को बोल दिया था। महज 10 मिनट बाद वो वापस आया तो उसे वहां वो लड़की नहीं दिखाई दी। उसने हर तरफ देखा पर वो लड़की कहीं नहीं थी। अब तो बारिश भी शुरू हो गई थी। कहाँ गई ये वैभव खुद से ही बोला, पर उसे कहीं भी नहीं मिली और फिर हार कर वो अपने घर को चल दिया। कयुक दोपहर को ही वो वापस अमेरिका जाने वाला था। काश पता होता कि तुम कहाँ हो, कैसी हो, तो आज भी मैं चैन से सो सकता। वैभव छत को देखते हुए बोल रहा था, जैसे उसके लिए कुछ साल पहले की नहीं, कुछ दिन पहले की बात हो। सुबह के 4 बज रहे थे। मेहर कबीर की बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी और वही ड्राइवर गाड़ी भगाए जा रहा था। रात को ही दादी ने बोल दिया था कि सुबह जल्दी निकलना है। कयुक मुंबई से दूर ही उनका गांव था। वही दूसरी गाड़ी में रवि और दादी थे। मेहर खिड़की से बाहर अंधेरे में देख रही थी कि तभी उसे अपनी गोद में कुछ गिरने जैसा लगा। चौंक कर मेहर ने देखा तो कबीर अपना सिर मेहर की गोद में रखे हुए था। मेहर बस देखती ही रह गई। वही कबीर ने एक बार उसे देखा और फिर आंखें बंद कर ली। तुम भी सो जाओ, बहुत देर लगेगी। कबीर वैसे ही आंखें बंद किए हुए बोला। मेहर तो पहले ही घबराई हुई थी, पर कबीर की इस हरकत ने उसे अंदर तक हिला दिया था। वो बस अपने हाथ हवा में किए हुए थी कि कुछ देर बाद कबीर ने उसके हाथ पकड़कर खुद ही अपने सिर पर रख लिए और खुद आराम से मेहर को कमर से पकड़कर लेट गया। मेहर बस चुप सी बैठी रह गई। कबीर की इस हरकत ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया था, जिसे कबीर ने भी नोटिस किया, पर वो तो अपनी ही नफरत में था तो उसे किसी से क्या ही मतलब। सुबह के 8 बज गए थे और कबीर बस मेहर को ही देख रहा था। वही मेहर ना जाने कब सो गई थी और इस समय वो कबीर के सीने से लगी हुई थी और वही कबीर चुप सा बैठा हुआ था। बाहर भी सड़क पर बड़ी बड़ी इमारतों की जगह छोटी छोटी इमारतों ने ले ली थी। यहाँ पर खुले खेत ज्यादा नजर आ रहे थे। सीधी धूप मेहर के चेहरे पर आ रही थी, जिससे कसमसा कर मेहर और भी ज्यादा कबीर के सीने में सिर दे देती। वही कबीर आंखों बंद किए हुए बैठा रहा। मेहर की आंख खुली तो कबीर के इतने पास खुद को देखकर उसकी तो सांस ही धमसी गई थी, पर उसे सोता हुआ देखकर जल्दी से उससे दूर हो गई। वही कबीर भी काफी देर से उठ चुका था, बस जानबूझकर ही आंखों बंद करके बैठा था। कुछ ही देर में गाड़ी एक बड़े से बंगले के आगे आकर रुकी। मेहर तो बस उसे देखती ही रह गई। किसी महल से कम नहीं था, या फिर महल ही कह लो। आइए मालकिन, आप सभी का ही इंतजार हो रहा था। एक काका बाहर आते हुए बोले तो वही दादी उस काका को देखकर, हाँ रामू, हमें भी यही आने की जल्दी थी। दादी बोली, चलो मेहर, तुम्हें तुम्हारे पुरखों का घर दिखाती हूँ। बोलते हुए दादी मेहर को घर के अंदर ले गई। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे।